देखो समझते हैं बेटा। वैसे तो अरेनियस इक्वेशन आपके कोर्स से हटा दिया गया है। अब इन्होंने ये पूरा पर्टिकुलरली ये बताया नहीं, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि पूरी अरेनियस इक्वेशन हटा दी है, उस पर न्यूमेरिकल हटा दिए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हटा दिया है, ये नहीं पता, लेकिन मैं पूरा करा दे रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी है, वो नहीं हटा है, वो तो करना ही है। तो अरेनियस इक्वेशन देखते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी भी देखते हैं। पहले एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है भाई? ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है तो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे। ग्राफ के थ्रू समझेंगे। मान लो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, हाइट के अकॉर्डिंग ये होती है। तो हाइट के अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी एक्सिस होता है। ये वाई एक्सिस है आपका। क्या है? वाई एक्सिस है और ये एनर्जी एक्सिस है। अब अलग अलग थ्योरी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब एक कोलिजन थ्योरी है तो कहती है काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जो है, अगर कोलिजन थ्योरी नहीं लेते हैं तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। केमिकल बॉन्ड से जो एनर्जी है, जब दो एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एनर्जी तो है। कोई भी थ्योरी ले लो, चाहे हम उसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंसीडर करें, चाहे हम उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कंसीडर करें। अब देखते हैं बेटा। अब देखो ये क्या है, ये तो वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो देखो ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया। तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या आ जाता है? अगर हम देखें तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में जो आ जाता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट में अगर आप तो वैसे समझते हो एक रिएक्टेंट होता है और आप सोचते हो कि एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता ही नहीं, रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता ही नहीं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी भी सेम नहीं होती। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी भी सेम नहीं होती। रिएक्टेंट पहले किस में कन्वर्ट होता है? रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होता है एक इंटरमीडिएट में। किस में कन्वर्ट होता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, तब वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। तो मैंने ऊपर क्यों लिखा? इसलिए जो इंटरमीडिएट होता है ना, वो बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इंटरमीडिएट बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इंटरमीडिएट बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भी एनर्जी बराबर नहीं होती। कभी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम, कभी रिएक्टेंट की कम होगी, प्रोडक्ट की ज्यादा। मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट नीचे आएगा, ये लो। इंटरमीडिएट को हम ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट को ही बोल देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट का ही नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट का ही नाम है। तो देखो पाथ अगर देखे तो पाथ कैसे गया? रिएक्टेंट को आर बोल रहे हैं, प्रोडक्ट को पी बोल रहे हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को मैं एसी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? एसी। और वो हमारा इंटरमीडिएट ही है, तो एसी बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
तो यानी रिएक्टेंट डायरेक्ट कभी भी प्रोडक्ट में नहीं बदलता। रिएक्टेंट कभी भी डायरेक्ट क्या नहीं बदलता, रिएक्टेंट जो है डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट नहीं होता, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। पॉसिबल ही नहीं है रिएक्टेंट को डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का। तो रिएक्टेंट किस में बदलेगा, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलेगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में बदलेगा, वो प्रोडक्ट में बदलेगा, वो प्रोडक्ट में बदलता है। और सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन में देखो तो एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बीच की जो स्टेज होती है उसको इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ध्यान देना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का एक बैरियर है, एनर्जी का एक बैरियर है, एनर्जी बैरियर है। ये एनर्जी अगर नहीं मिलेगी तो रिएक्टेंट किस में नहीं जाएगा, प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। तो ग्राफ से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझाता हूं। मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है R, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है P। तो आप कहोगे भाई आपने ऊपर नीचे क्यों बनाया, तो भाई रिएक्टेंट की एनर्जी अलग हो सकती है, प्रोडक्ट की एनर्जी अलग हो सकती है। यहां से लेके यहां तक ये जो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी हो गई, ये हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, मान लो कितनी है, 60 जूल है पर मोल में ही लें तो क्या हो गए, 60 जूल पर मोल रिएक्टेंट की एनर्जी। एक हाइपोथेटिकल डाटा ले लिया मैंने। और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, ये रही प्रोडक्ट की एनर्जी। तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो इसे बोलेंगे ईपी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मान लो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो है 25 जूल पर मोल। तो जूल पर मोल में, वो तो आपको पता है पर मोल में रहेगा तो जूल ही रख देते हैं। तो रिएक्टेंट की एनर्जी 60 जूल और प्रोडक्ट की एनर्जी 25 जूल। तो डायरेक्ट रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रिएक्टेंट कभी भी डायरेक्ट किस में नहीं कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। तो रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसके बीच में एक बैरियर होता है, उसके बीच में एक बैरियर होता है, बैरियर एक होता है उसके बीच। और ये बैरियर होता है एनर्जी बैरियर। कौन सा बैरियर है भाई, एनर्जी बैरियर है। तो डायरेक्ट नहीं जा सकता रिएक्टेंट, रिएक्टेंट डायरेक्ट किस में नहीं बदल सकता, प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता, उसके बीच में क्या है, एनर्जी का बैरियर है। तो रिएक्टेंट को ऐसे जाके ऐसे बदलना पड़ेगा, इस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा, इस एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। यानी रिएक्टेंट को इस एनर्जी बैरियर को पार करते हुए प्रोडक्ट में बदलना पड़ेगा। ये समझो, ये है। और ये एनर्जी बैरियर किसकी वजह से है, क्योंकि रिएक्टेंट सीधा कभी भी प्रोडक्ट में बदलता ही नहीं है, रिएक्टेंट सीधा कभी प्रोडक्ट में बदलता ही नहीं है। रिएक्टेंट सबसे पहले बदलेगा किसमें, रिएक्टेंट पहले बदलेगा किसमें, इंटरमीडिएट में। किसमें बदलेगा, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में बदलेगा। तो रिएक्टेंट पहले बदलेगा इंटरमीडिएट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलो या इंटरमीडिएट बोलो, क्या बोलो, इंटरमीडिएट बोलो। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, क्योंकि बुक में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही एनसीईआरटी में मेंशन है। तो रिएक्टेंट को पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनर्जी लगेगी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो टोटल एनर्जी लगेगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो टोटल एनर्जी लगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसे बोलते हैं ईटी। क्या बोलते हैं, ईटी। और ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ईटी आपकी जो होती है, ईटी ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे हम इसे,
थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है हमारी। और इतनी एनर्जी अगर बाहर से मिल जाए, मतलब इतनी एनर्जी बाहर से अगर मिल जाए रिएक्टेंट को, टोटल एनर्जी जो बाहर से, यानी ऐसे समझो, टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए, ध्यान देना बेटा, टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को चाहिए किसमें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए, मान लो ये 80 जूल है, कितनी है, 80 जूल पर मोल है, 80 जूल पर मोल। तो टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को चाहिए होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के लिए, वो आपकी है थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक चीज बताओ, तो इस समय थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी है 80 जूल। कितनी है, 80 जूल, यही है। पर क्या ये सारी बाहर से चाहिए, नहीं। अरे रिएक्टेंट के पास अपनी भी एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास अपनी कितनी एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास अपनी जो एनर्जी है वो है EA। तो ये कह रहा, रिएक्टेंट के पास अपनी जो एनर्जी है वो है ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है बेटा, 60 जूल है। इतनी तो अपनी है। तो टोटल चाहिए थी 80 जूल और उसके पास अपनी है 60 जूल, तो बाहर से कितनी चाहिए, तो बाहर से जो चाहिए, बाहर से उसे जो चाहिए, तो बाहर से उसे सारी नहीं चाहिए, बाहर से सिर्फ उसे इतनी ही चाहिए। ये एनर्जी उसे बाहर से चाहिए, ये एनर्जी उसे बाहर से चाहिए, यानी इतनी तो है ही रिएक्टेंट के पास, इतनी बाहर से चाहिए। इस जितनी एनर्जी उसे बाहर से चाहिए, रिएक्टेंट को जो एनर्जी चाहिए बाहर से ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसको हम नाम देते हैं क्या बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी नाम देते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट के पास जीरो एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, और जितनी उसे बाहर से चाहिए ताकि उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरी हो जाए और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को सराउंडिंग से चाहिए होती है ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं हम क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। निकाल सकते हो। टोटल कितनी थी बेटा, टोटल कितनी थी, यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी चाहिए थी, टोटल जो चाहिए थी इसको बोल रहे थे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोल रहे थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक चीज समझना, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर होगी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को चाहिए थी, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को चाहिए थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और उसमें से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास थी एनर्जी 60 जूल। एक्स्ट्रा जो एनर्जी चाहिए उसे सराउंडिंग से ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एनर्जी बैरियर का काम कर रही है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी ही समझो एक एनर्जी का पहाड़ है, माउंटेन ऑफ एनर्जी है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसके बीच में एनर्जी बैरियर है, एनर्जी का माउंटेन है एक, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ही एनर्जी बैरियर है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम बोलते हैं ET।
एक्टिवेशन एनर्जी को बोलते हैं हम EA, और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती है हमारी ER। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना मिलेगा? एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को सराउंडिंग से चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वो क्या है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को सराउंडिंग से चाहिए होती है ताकि उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरी हो जाए और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए। कितना आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने बताया था 80 जूल ले लिया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए थी, टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए वो 80 जूल थी, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं। और उसमें से रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी थी 60 जूल, तो बाहर से उसे कितनी चाहिए एक्स्ट्रा? मिनिमम बाहर से कितनी चाहिए कि उसकी थ्रेशोल्ड पूरी हो जाए, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए? तो थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी है 80 जूल और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ गई आपकी 60 जूल, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी आ जाएगी 20 जूल पर मोल। ये आ गया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी आ गई 20 जूल पर मोल। इसका मतलब 20 जूल पर मोल ये एनर्जी बैरियर हो गया किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में क्या क्या आ जाएगा? सब आ जाएंगे, रिएक्टेंट भी आ जाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा, प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही आपका इंटरमीडिएट होता है। अब एक और चीज हम देखते हैं, ये तो एक फॉर्मूला हमें पता चल गया, एक और फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहाँ से देखते हैं बेटा, यहाँ से ये चीज तो हमें समझ आई। इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जिसे एनर्जी बैरियर बोलते हैं। ये है हमारा। एक और फॉर्मूला यहां से बनेगा, वो देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला, अब दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, ये एनर्जी थी आपकी प्रोडक्ट की और ये एनर्जी थी आपकी रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में डिफरेंस है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? कम है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के कंपैरेटिव क्या है? कम है। तो इसका मतलब क्या है? कम एनर्जी वाले प्रोडक्ट बने, ज्यादा एनर्जी वाले रिएक्टेंट थे और कम एनर्जी वाले प्रोडक्ट बने हैं। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से एक और चीज आती है बेटा, इनके बीच में जो ये डिफरेंस होता है एनर्जी का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। एच आपको पता है एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, और डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो आएगा आपका, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो आएगा आपका, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये ध्यान देना है। तो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी है 25 जूल, रिएक्टेंट की एनर्जी है 60 जूल। कितनी? 60 जूल। कितना आ जाएगा? -35 जूल, -35 जूल पर मोल आपकी क्या आ जाएगी? चेंज इन एंथैल्पी आ गई। चेंज इन एंथैल्पी ध्यान देना बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के बराबर होगी तो चेंज इन एंथैल्पी 0 होती है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से तो चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक।
तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी के बराबर होगी तो चेंज इन एंथैल्पी आपकी 0 होगी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगी तो चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर एनर्जी प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से कम होगी तो चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगा। नेगेटिव चेंज इन एंथैल्पी का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इस समय तो चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आ रही है तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो ये आपको याद करने वाली बात है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कौन सा फॉर्मूला कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी तो नेगेटिव आएगी चेंज इन एंथैल्पी, ज्यादा होगी तो पॉजिटिव आएगी, बराबर होगी तो 0 आएगी। तो बराबर हुई तो 0 आएगा, कम हुई तो नेगेटिव आया, तो एक्सोथर्मिक ज्यादा हुई तो पॉजिटिव आया, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये है। तो एक चीज अगर हम देखें तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने बिना, इंटरमीडिएट बने बिना कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता। और इंटरमीडिएट जो है सेम एनर्जी पे नहीं बनता। जो रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी होती है उस एनर्जी पे नहीं बनता, उस एनर्जी पे नहीं बनता, उससे ज्यादा एनर्जी पे बनता है। तो जितनी एनर्जी रिएक्टेंट को बाहर से चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को बाहर से चाहिए ताकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरी हो जाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी बैरियर क्रॉस कर ले, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये जो मैंने अभी आपको ग्राफ बताया था इसमें आपको साफ पता चल रहा है प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट नीचे है, रिएक्टेंट ऊपर है। यानी आप ऐसे समझो, आप देखो रिएक्टेंट ऊपर है प्रोडक्ट नीचे। अगर ऐसे है ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज इन एंथैल्पी इस केस में जो आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है। तो ये प्रोसेस मैंने जो दिखाया वो एक्सोथर्मिक का है। क्या है? एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो, ये रिएक्टेंट हो और ये क्या हो, प्रोडक्ट हो। तो रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी है किसकी, प्रोडक्ट की, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तब चेंज इन एंथैल्पी जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तब चेंज इन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, तब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। देख लेते हैं हम इस चीज को। अभी तो मैंने एक्सोथर्मिक का समझाया, अगर एंडोथर्मिक का समझाऊंगा तो समझ सकते हैं, उसके लिए भी देख लेते हैं, एंडो का देख लेते हैं। तो देखो एंडोथर्मिक के लिए हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी के हैं तो जो ऊपर है रिएक्टेंट से ऊपर प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के नीचे प्रोडक्ट होता तो एनर्जी प्रोडक्ट की कम होती, बराबर होता तो सेम होती। ऊपर है तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है, ज्यादा है। तो अगर ऐसे है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ये। तो अब आप देखो क्या हो गया, आर मतलब क्या है, रिएक्टेंट, पी मतलब क्या है बेटा, प्रोडक्ट। ये कौन सी एनर्जी हो गई, ये जो है ये किसकी एनर्जी का लेवल आ गया, ये किसकी एनर्जी का लेवल है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल है। इसको हम ई आर बोलते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये किसकी एनर्जी का लेवल है वो भी देख लेते हैं, ये किसकी एनर्जी का लेवल है, तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल है। तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल होता है। तो ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट की एनर्जी का क्या होता है, लेवल होता है। तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल होता है।
अब इस केस में आपको साफ पता चल रहा है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। ये ग्राउंड पे समझो, ये एनर्जी का मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर कर सकते हो या काइनेटिक एनर्जी भी कंसीडर कर सकते हो। कोलिजन थ्योरी के हिसाब से तो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, वैसे तो क्या ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। तो जितना ऊपर जाएगा एनर्जी उतनी ज्यादा है, एनर्जी उतनी ज्यादा है। तो देखो रिएक्टेंट की एनर्जी तो कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो एकदम टॉप पे ही बनता है, एकदम टॉप पे बनता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एकदम टॉप पे बनता है, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आपको एक चीज साफ पता चलेगी कि रिएक्टेंट कभी किसमें नहीं बदल सकता, डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या है, एक एनर्जी का बैरियर है, एनर्जी का बैरियर है। तो यहां से देखते हैं एंथैल्पी चेंज क्या आता है। एंथैल्पी चेंज होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी इस समय ज्यादा है, मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी है 70 जूल पर मोल, मैंने जूल ही लिख दिया है, और रिएक्टेंट की एनर्जी मान लो है 20 जूल पर मोल, तो 20 जूल लिख दिया है। तब कितना हो जाएगा, आप खुद ही देखो तब क्या हो जाएगा। तो चेंज इन एंथैल्पी जो आएगी वो है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी है 70 जूल, रिएक्टेंट की एनर्जी है 20 जूल पर मोल की में ही है ये सारा, तो जूल पर मोल नहीं लिख रहा मैं, जूल ही लिख रहा। तो ये आ जाएगा चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगी +50 जूल पर मोल। तो जूल पर मोल लिखो या जूल ही लिख दो, तो +50 पॉजिटिव आ गई, क्या आ गई, पॉजिटिव। अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ गई तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और हमें पता है ये जो किसके बीच का डिफरेंस होता है, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच का डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच के जो एनर्जी है इसका डिफरेंस। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी है डेल्टा एच, उसके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, वो कितना आ गया, वो आपका आ गया +50 जूल पर मोल, ये है। अब एक और चीज समझते हैं बेटा, और मैंने ये बताया था, और थ्रेशोल्ड एनर्जी तो यही रही जो टोटल एनर्जी चाहिए। ये जो टोटल एनर्जी आपको बाहर से चाहिए, ये आपकी कौन सी एनर्जी है, ईटी, यानी कौन सी एनर्जी हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो अब कुछ और है, मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी अब हो गई 100 जूल पर मोल, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। कोई और रिएक्शन ले लिया हमने, तो हमें पता है ये तो हमेशा रहेगा कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये तो आपको याद ही रखना है। एक और तो मैंने अभी बताया आपको, एक और चीज बताई है मैंने बताया है कि इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास है और टोटल इतनी उसको चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए, इतनी तो उसके पास खुद ही है। तो इतनी तो उसके पास खुद है, इतनी तो है रिएक्टेंट के पास, ER है। तो कितनी बाहर से चाहिए, कितनी बाहर से चाहिए, बाहर से जितनी चाहिए वो मिनिमम एनर्जी जो उसे सराउंडिंग से चाहिए वो क्या है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आप खुद भी देख सकते हो, अगर हम देखें तो देखो ये रही आपकी क्या है, ये ग्राउंड पे 0 थी एनर्जी, 0 काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी ले लो, ऊपर जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ तक रिएक्टेंट की, यहाँ तक प्रोडक्ट की, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ 0 है। यहाँ तक आ गई आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी, और रिएक्टेंट की भी एनर्जी से ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी, तो एंडो होगा। और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से कम होती तो एक्सो होता, और प्रोडक्ट से भी ज्यादा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनर्जी। तो ये जो टोटल एनर्जी चाहिए होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसमें से इतनी तो इसके पास है ही रिएक्टेंट के पास, ER, कितनी बाहर से उसे व्यवस्था करनी पड़ेगी, कितनी बाहर से उसे हार्वेस्ट करनी पड़ेगी, इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो बाहर से जो एनर्जी वो हार्वेस्ट करेगा, इकट्ठी करेगा, जो मिनिमम एनर्जी अपने सराउंडिंग से लेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरी करने के लिए,
उसको हम बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें साफ ही पता चल रहा है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस क्या होता है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही है। और कितना हो जाएगा? यानी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें पता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई आपकी 70 जूल और रिएक्टेंट की एनर्जी है 20 जूल। तो बाहर से उसे मिनिमम कितनी चाहिए? 80 जूल पर मोल चाहिए। तो उसको जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसको जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, बाहर से जो एनर्जी चाहिए, तो बाहर से उसे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। बाहर से उसे सिर्फ कितनी चाहिए? इतनी 20 जूल तो उसके पास है ही ऑलरेडी, और 80 जूल और मिल जाए तो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरी हो जाएगी और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। और एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदल गया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही होगा। यानी कुल मिलाकर रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल नहीं सकता, उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलना पड़ेगा, यानी इंटरमीडिएट में बदलना पड़ेगा। और इंटरमीडिएट में बदलने के लिए वो बिना एनर्जी के बदल नहीं सकता, उसको बाहर से एनर्जी चाहिए होती है, और जो मिनिमम एनर्जी उसे सराउंडिंग से चाहिए होती है ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदल जाए। और जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलेगा वो फर्दर फिर किसमें अपने आप बदल जाएगा? प्रोडक्ट में। एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। तो उस मिनिमम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। और ये एक्टिवेशन एनर्जी वो बाहर से मिनिमम एनर्जी उसने ली है ताकि वो अपनी एनर्जी प्लस बाहर की एनर्जी मिला के अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरी कर ले और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। तो इसी को बोलते हैं एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर है। ठीक है, तो ये एनर्जी बैरियर है, किसके बीच का एनर्जी बैरियर है? तो ये एनर्जी बैरियर है, तो एनर्जी बैरियर है किसके बीच का? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये एनर्जी बैरियर है। तो ये ग्राफ आपको पता होने चाहिए। अब देखो कैटलिस्ट क्या काम करता है वो भी देखते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? अगर आपके पास कोई कैटलिस्ट होता है तो कैटलिस्ट क्या करता है? तो आपने पढ़ा है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। बाद में मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पर वो रीजनरेट हो जाता है रिएक्शन के बाद, कंप्लीट होने के बाद। यानी कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, रिएक्टेंट रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं पर कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। अगर आपने 10 ग्राम कैटलिस्ट डाला है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक इंटरमीडिएट बनाएंगे रिएक्टेंट के साथ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पर जैसे ही वो इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में बदलेगा कैटलिस्ट अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेगा। और इस तरीके से कैटलिस्ट जो होता है वो अनकंज्यूम रह जाता है, वो कंज्यूम ही नहीं होता किसमें? केमिकल रिएक्शन में। पर वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर देता है, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, एनहेंस कर देता है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसी रिएक्शन की इंक्रीज कर देता है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, बिना कोई केमिकल चेंज किए। यानी अपने आप में वो कोई केमिकल चेंज नहीं करता। हाँ, वो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में पर वो रीजनरेट भी कर जाता है, इसलिए वो केमिकली कंज्यूम नहीं होता कैटलिस्ट कभी भी। ठीक है, तो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हुए बिना वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या करता है? इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता है। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो इस ग्राफ से हम कैसे समझाएंगे कि भाई वो क्या करेगा कैटलिस्ट? ये पाथ है विदाउट कैटलिस्ट, पाथ विदाउट कैटलिस्ट। तो ये आपका पाथ हो गया जो विदाउट कैटलिस्ट है। क्या है? विदाउट कैटलिस्ट है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है 80 जूल। कितनी लग रही है? 80 जूल। ज्यादा लग रही है। अभी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको बोल दे रहे हैं मान लो AC1। देखो अलग अलग पाथ में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अलग अलग बनता है, अलग अलग पाथ में
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होते हैं, एक ही केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं, पर अलग अलग कैटलिस्ट के लिए। मान लो कोई कैटलिस्ट है, अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, सेम ही बन रहे हैं, तो बस फर्क क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सब में अलग अलग बनेगा, कोई ज्यादा एनर्जी में बनेगा, कोई कम एनर्जी में बनेगा, यही है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और उसके पाथ को अल्टर कर देते हैं, उसके पाथ को अल्टर कर देते हैं, पाथ ही बदल दिया। पहले ज्यादा एनर्जी वाला पाथ था, पहले ज्यादा एनर्जी वाला पाथ था, अब पाथ अल्टर कर देंगे, अब क्या हो गया बेटा, कम एनर्जी वाला पाथ हो जाएगा, तो वो एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे AC2। तो ये कौन सा पाथ हो गया, ये है पाथ विद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो पाथ होगा, तो ये है पाथ इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और ये पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पाथ विद कैटलिस्ट, पाथ विदाउट कैटलिस्ट। तो देख लेते हैं इस चीज में, अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, किसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है। देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स AC1 बनाने के लिए जिसमें कैटलिस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, कितनी एनर्जी लग रही है वो हमने देखा था, एनर्जी कितनी लग रही है, वो एनर्जी लग रही है 80 जूल एनर्जी लग रही है। लेकिन जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और एक नए टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, कम एनर्जी पे, कम थ्रेशोल्ड एनर्जी पे एक नए टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जो फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और कैटलिस्ट रीजनरेट कर जाता है। तो पाथ विद कैटलिस्ट जो होगा वो कम एनर्जी का पाथ होता है, क्या होता है, शॉर्टकट पाथ होता है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के पाथ को अल्टर कर देते हैं जिससे कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो कैटलिस्ट कुल मिला के क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने का काम करते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। अब उन्होंने पाथ कैसे, अब एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज की, तो एक्टिवेशन एनर्जी उन्होंने ऐसे डिक्रीज की कि उन्होंने पाथ को अल्टर कर दिया, उन्होंने पाथ को क्या कर दिया है, अल्टर कर दिया है, एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के जो कम थ्रेशोल्ड एनर्जी पे ही बन जाएगा, जो कम थ्रेशोल्ड एनर्जी पे ही बन जाएगा। देखो यहां से यहां तक जो एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ET डैश है, कम लग रही है, जबकि पहले कितनी लग रही थी, पहले ज्यादा लग रही थी। तो पहले की थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा थी, अब की थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है। पहले की थ्रेशोल्ड एनर्जी देखते हैं, पहले जो हम देख रहे थे, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं ताकि आपको फिगर में बढ़िया से समझ आ जाए। ये लो, ये लो, ये हमने कर दिया, ये है AC1 और ये AC2, दो पाथ है हमारे पास। तो एनर्जी बैरियर किस में ज्यादा होता है, विद कैटलिस्ट की विदाउट कैटलिस्ट। तो विदाउट कैटलिस्ट एनर्जी बैरियर ज्यादा होता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और विद कैटलिस्ट जो एनर्जी बैरियर होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में वो कम होता है। तो इसका मतलब एक कुल मिला के कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के एनर्जी बैरियर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कुल मिला के क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने के लिए, यानी एनर्जी बैरियर डिक्रीज करने के लिए वो क्या करता है, पाथ ही अल्टर कर देता है, पाथ ही बदल देता है और एक नई टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, फॉर्म करता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, पहले जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी बहुत ज्यादा थी, पहले AC1 टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा था, इंटरमीडिएट बन रहा था, इंटरमीडिएट पहले AC1 था, मैंने है दोनों ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, पर आपको पता होना चाहिए दोनों में अलग अलग टाइप के बने। विदाउट कैटलिस्ट में अलग टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है AC1, विद कैटलिस्ट एक नए टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है AC2। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहले जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लग रही थी विदाउट कैटलिस्ट वाला पाथ था, जो विदाउट कैटलिस्ट वाला ये पाथ है, पाथ विदाउट कैटलिस्ट, पाथ विदाउट कैटलिस्ट।
तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी पहले 100 जूल थी मान लो, और रिएक्टेंट की एनर्जी 20 जूल थी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो एक्टिवेशन एनर्जी जो आ गई, पहले एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो पहले की एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं। पहले की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, इसको एक बार ऐसे हटा दिया मैंने। ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले की लग रही थी, यहां से यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 जूल और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी 20 जूल, तो कुल मिला के एक्टिवेशन एनर्जी थी 80 जूल। तो 80 जूल पर मोल में ही सारी हो रही है बात, तो इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे जूल पर मोल। अच्छा, इसमें अगर हम देखें एक और चीज, तो विदाउट, तो कैटलिस्ट डालने पे क्या हुआ? कैटलिस्ट ने उस पाथ को ही छोड़ दिया, कैटलिस्ट ने पाथ ही बदल दिए, कैटलिस्ट ने पाथ ही बदल दिया बेटा। कैटलिस्ट ने ये वाला पाथ ले लिया, पाथ अल्टर कर दिया कैटलिस्ट ने। कैटलिस्ट ने क्या कर दिया? पाथ अल्टर कर दिया, पाथ ही बदल दिया। तो कैटलिस्ट ने पाथ बदल दिया, ये जो पाथ हो गया ये क्या हो गया? पाथ विद कैटलिस्ट, पाथ विद कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के डालने के बाद ये पाथ आ रहा है, तो कैटलिस्ट ने पाथ को अल्टर कर दिया, रिएक्शन पाथ ही अल्टर कर दिया, रिएक्शन पाथ अल्टर कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी बैरियर कम हो गया। एनर्जी बैरियर पहले ज्यादा था, कैटलिस्ट ने क्या किया? रिएक्शन पाथ अल्टर कर दिया, एक नए टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के, और एनर्जी बैरियर ही कम कर दिया। क्या कम कर दिया? एनर्जी बैरियर ही कम कर दिया। और अगर एनर्जी बैरियर कम कर दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो गई, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई तो रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, एनहेंस हो जाता है। अब जो होगा, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले से कम हो जाएगी भाई, अब तो नए टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया AC2, तो अब थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले से कम हो गई, डिक्रीज की उसने। मान लो अब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई वो हो गई 75 जूल। कितनी हो गई? 75 जूल। तो अब नए टाइप की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी EA डैश, वो कितनी होगी? EA डैश, तो EA डैश होगी नई थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान देना बेटा, क्या चीज नहीं बदलती? रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के साथ छेड़खानी नहीं करता, तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज नहीं कर सकता और रिएक्टेंट की एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कैटलिस्ट कभी एंथैल्पी चेंज नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट कभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता, कैटलिस्ट कभी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं करता है, क्योंकि वो ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी चेंज कर सकता है और ना ही वो प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज कर सकता है, इसलिए वो एंथैल्पी भी चेंज नहीं कर सकता। एंथैल्पी होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए एंथैल्पी भी चेंज नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट पे क्या नहीं डिपेंड करता? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नहीं डिपेंड करती, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड नहीं करता, और एंथैल्पी डिपेंड नहीं करती। पर दो चीजें ऐसी हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगी, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी भी कैटलिस्ट पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैटलिस्ट ने क्या काम किया? पाथ अल्टर कर दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज कर दी, यानी एनर्जी बैरियर कम कर दिया, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी 75 और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी थी? वो तो 20 थी, तो 20 कितना हो जाएगा बेटा? अब ये 55 जूल पर मोल। तो इसका मतलब अब जो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी रिएक्टेंट को, अब जो बाहर से एनर्जी इकट्ठी करनी है, कम करनी है, पहले 80 जूल करनी थी, अब बाहर से कितनी इकट्ठी करनी है? 55 जूल इकट्ठी करनी है, EA डैश। और यही वजह है कि कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं पर वो फिर रीजनरेट भी कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? वो रीजनरेट भी कर जाते हैं, और वो कंज्यूम नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, यानी स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करते हैं।
तो एक कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। ये एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी है मैंने वो रीड की है, ठीक है, कि कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज करते हैं और अपने आप में कोई केमिकल बदलाव नहीं करते। यानी कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं पर केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। ए सब्सटेंस which increases the rate of reaction but does not consume in the chemical reaction are called catalyst। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में भी डेफिनेशन बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं। और कैटलिस्ट ऐसा कैसे कर पाया? तो कैटलिस्ट ने क्या काम किया, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया टेम्परेली और किसमें कन्वर्ट, एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया कम एनर्जी में, ताकि प्रोडक्ट बनना आसान हो जाए। यानी कैटलिस्ट ने रिएक्शन का पाथ ही अल्टर कर दिया, कम एनर्जी वाला पाथ प्रोवाइड करा दिया, यानी एनर्जी बैरियर डिक्रीज कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान देना, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। यानी जो एक तरीके से देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, इसलिए कैटलिस्ट अगर होंगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करते हैं, रेट कांस्टेंट इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। और ऐसा वो ये इसलिए कर पाते हैं कि वो रिएक्शन के पाथ को अल्टर कर देते हैं और एक नए टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, एनर्जी बैरियर डिक्रीज कर दी, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज कर दी, यानी कुल मिला के एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी। ठीक है, और कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन में जो है कंज्यूम नहीं होते हैं, जबकि केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, पर जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है वो रीजनरेट कर जाते हैं। और कैटलिस्ट स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं और कैटलिस्ट भी काफी इफेक्टिव और एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, सेम रिएक्शन के लिए कई तरीके के कैटलिस्ट हो सकते हैं, मेटेलिक कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, कोई केमिकल कंपाउंड, कोई सब्सटेंस, कुछ भी हो सकते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कैटलिस्ट से रिलेटेड था। तो कैटलिस्ट का भी इसमें दे रखा था कि मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या था टॉपिक का नाम, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट था टॉपिक का नाम, जिसमें आपके ग्राफ मेंशन थे। तो ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट था जिसमें आपके ग्राफ मेंशन थे। मैंने ग्राफ आपको सारे करा दिए हैं। अगला आ जाते हैं, अब ये सारी चीजें तो हो गई है, अब अरहेनियस इक्वेशन पे आ जाते हैं। हालांकि ये यहाँ तक तो एनसीईआरटी में है, तो मतलब आपके सिलेबस में है सीबीएसई में, लेकिन वो अरहेनियस इक्वेशन उन्होंने काट रखी है, लेकिन छोटा सा ही है, 10% ही है वो चैप्टर का। हालांकि इंपॉर्टेंट था वो, उसी पे क्वेश्चन आते थे। अब पता नहीं वो देंगे नहीं देंगे, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि अरहेनियस इक्वेशन में उन्होंने काटा क्या है, अरहेनियस तो टॉपिक में उन्होंने काटा क्या है। हम कर लेते हैं उसको। अरहेनियस अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन। तो अरहेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम क्या बोलते थे बेटा, अरहेनियस इक्वेशन बोलते थे। ठीक है, उन्होंने काफी स्टडी करके इसको दिया था, तो उस हिसाब से हम देखते हैं अरहेनियस इक्वेशन को, हम देख लेते हैं क्या उन्होंने बोला था। पहले इक्वेशन ही समझाता हूँ। ठीक है, अरहेनियस ने एक इक्वेशन दिया था। अरहेनियस ने बताया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है, क्या होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है, जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पीड कांस्टेंट भी बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, कुछ भी नाम ले लो, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलो। तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी कुल मिला के
रिएक्टेंट की एनर्जी तो कांस्टेंट ही होती है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट कम होगा, तो रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड करेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, और कैटलिस्ट यही एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करते हैं। और रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, किस पे? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इन दो फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, दोनों को आप ध्यान देना है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी और T है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, और K है आपका रेट कांस्टेंट। इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी, वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से वो ये इक्वेशन लेके आए थे। हमें सीधा पढ़ना है वो इक्वेशन क्या है, हम सीधा देख लेते हैं कि रेट कांस्टेंट इक्वल होता है A e की पावर माइनस EA अपॉन में क्या RT। ये उन्होंने इक्वेशन दी थी। थोड़ा मैं बड़े में लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, थोड़ा बड़े में लिख देते हैं। यानी K तो आपको पता है रेट कांस्टेंट है, इक्वल टू ए को बोलते हैं अरेनियस फैक्टर या अरेनियस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? अरेनियस फैक्टर या अरेनियस कांस्टेंट, कुछ भी बोलो, चाहे अरेनियस फैक्टर बोलो, चाहे अरेनियस क्या बोलो, कांस्टेंट बोलो। तो अरेनियस फैक्टर या अरेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। और उसके बाद होता है ये E, आपको पता है एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंट है E। E आपका एक्सपोनेंट होता है, और इसकी जो पावर होती है सिर्फ E की पावर होती है माइनस EA अपॉन में क्या RT। ये है, ये समझिए, वो लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आए। तो आपको पता होना चाहिए K क्या है भाई? K रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। A क्या है? अरेनियस कांस्टेंट या अरेनियस फैक्टर। और ये क्या हुआ? और ये जो है ये क्या है भाई? ये एक्सपोनेंट की पावर है। कितनी एक्सपोनेंट की पावर? माइनस EA अपॉन में RT। ये उन्होंने दिया था, आपको डायरेक्ट याद ही कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं। एक और चीज समझना कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं बहुत सारा होता है। कौन कौन से फैक्टर किसी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को इफेक्ट करते हैं? तो वो टेम्परेचर भी हो सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी हो सकती है, यानी कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, प्रेशर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमें तो ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें तो दो पढ़ना था, एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन में? तो वो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है बाय अल्टरिंग द पाथ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और दूसरा हमने जो देखा वो ये देखा कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है। रेट कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एक तरीके से, और रेट कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के। ऐसे समझो, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे। यानी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। यही है, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, राइज करने पे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है?
डबल हो जाता है। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर दो, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट भी ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देखते हैं बेटा, तो K इक्वल टू क्या है, A e की पावर माइनस EA अपॉन में क्या है, RT। तो देखो ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं है, अरेनियस ने तो दे दी थी, इसे हम अरेनियस इक्वेशन बोल रहे हैं, पर हमारे काम की नहीं है। देखो इसमें जो चीजें हैं, R है, T है, EA है, A है, E है और K है। तो देखो R तो गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ए अरेनियस फैक्टर यानी अरेनियस कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का। ई तो एक्सपोनेंट होता है, तो एक्सपोनेंट तो आपको पता ही है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, केल्विन में लेना है, और के रेट कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर जब T1 होगा तो रेट कांस्टेंट K1 होगा। मान लो पहले टेम्परेचर T1 था 350 केल्विन था, तो रेट कांस्टेंट कितना था, K1 था। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी T2 कर दिया, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, यानी 10 केल्विन बढ़ा दिया। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने का मतलब 10 केल्विन बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया, 360 केल्विन हो गया। 350 प्लस 10 केल्विन, 350 प्लस 10 केल्विन कितना हो जाएगा बेटा, 360 केल्विन हो गया। कितना हो गया, 360 केल्विन हो गया। तो अब जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा, अब रेट कांस्टेंट, नया रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट नया हो जाएगा K2, और नया रेट कांस्टेंट आ जाएगा K2 आ गया आपका। और K2 जो होगा वो ऑलमोस्ट, अगर हम देखेंगे तो 2 टाइम्स K1 होगा। कितना होगा, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स K1 होगा, यानी ऑलमोस्ट डबल होगा। यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे, 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे, या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे, 10 केल्विन 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, राइज करने पे, या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, राइज करने पे, जो रेट कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। पर ये इक्वेशन हमारे उतने काम की होती नहीं है। हमें अगर पहले तो जब भी हमारे टॉपिक में था तो इस पे न्यूमेरिकल आना था, तो अब तो टॉपिक से हटाया, लेकिन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। हम ना लॉग ले लेते हैं, और आपको पता है क्योंकि एक्सपोनेंट है ना, तो नॉर्मल लॉग नहीं लेंगे। नॉर्मल लॉग में तो बेस 10 होता है। एक्सपोनेंट वाली बेस किस में होती है, नेचुरल लॉग में। किस में होती है, नेचुरल लॉग में। तो हम नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आप क्या ले लो, लॉग ले लो। कौन सा लॉग लेना है बेटा, नेचुरल लॉग लेना है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ K था, यहाँ क्या था, A, और कितना था, E की पावर माइनस EA अपॉन में क्या है, RT। दोनों तरफ क्या ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया। तो यहाँ भी ले लूंगा लॉग नेचुरल K, और इसको ब्रैकेट में रखो, यहाँ भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ये था ना, ये था K इक्वल टू A E की पावर माइनस E अपॉन RT। तो इसको तो ब्रैकेट में ही रख दो। यहाँ भी लॉग ले लिया तो लॉग नेचुरल, यहाँ भी लॉग ले लिया तो लॉग नेचुरल ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये दिस इंटू दिस है, यानी ये A है, तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे, B। तो लॉग A इंटू लॉग B क्या होता है, लॉग A प्लस B होता है। याद करो, ये होता है ना, लॉग A इंटू B क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B, यही होता है। तो यही तो है हमारा। अगर हम देखें तो लॉग नेचुरल K जो होगा वो कितना होगा, लॉग नेचुरल A प्लस क्या होगा, लॉग नेचुरल B, यही है।
लॉग नेचुरल ए तो ए ही है, पर बी जो है वो आपका क्या है, बी, ये पूरे को बी बोल रहे हैं, तो बी आपका ये है एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई अपॉन में क्या है आर टी, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका बी है। अब अगर हम देखें बेटा, तो ये जो पावर होती है, ये पावर है आपकी, पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो पावर आगे मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ई अपॉन में क्या हो जाएगा आर टी, ये आ गया, ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आ गई। और लॉग नेचुरल ई जो होती है, लॉग नेचुरल ई की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो लॉग नेचुरल ई की वैल्यू 1 है, तो 1 मत लिखो, ये आ गया आपका, ये आपका आ गया। तो यहीं से अगर हम देखें तो यहीं से ग्राफ भी बन जाता है, इसी से अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बन जाएगा, अगर हम ग्राफ इसमें बनाना चाहें। देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं बेटा, ग्राफ इसमें बना लेते हैं। कितना हो गया, यहाँ तो हम देखो क्या करते हैं, अब देखो ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ लॉग नेचुरल के, इसको लिख सकता हूँ माइनस ई अपॉन में क्या है आर, और इसको इंटू 1/t लिख सकता हूँ, इंटू 1/t लिख सकते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा लॉग नेचुरल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग नेचुरल ए, ये हो गया। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कंपेयर करते चले जाओ। एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, तो एक्स एक्सिस में 1/टाइम, 1/टेम्परेचर रखेंगे, सॉरी 1/टाइम कह रहा हूँ, 1/टेम्परेचर रखेंगे एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में 1/टेम्परेचर हो गया, तो एक्स एक्सिस में 1/टेम्परेचर हो जाएगा। वाई एक्सिस में क्या रखेंगे लॉग नेचुरल के, तो वाई एक्सिस में रखेंगे लॉग नेचुरल के, तो वाई एक्सिस में आपका हो गया लॉग नेचुरल के हो गया, क्या हो गया लॉग नेचुरल के हो गया। इंटरसेप्ट हो गया हमारा, क्या हो गया लॉग नेचुरल ए हो गया, तो इंटरसेप्ट हमारा हो गया लॉग नेचुरल ए हो गया, तो ये हमारा इंटरसेप्ट है, तो ये हो गया लॉग नेचुरल ए हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। और देखो क्या है, स्लोप कितना आ गया आपका, ये रहा, ये स्लोप आ गया, एम आपका स्लोप होता है, तो स्लोप जो होता है आपका वो एम होता है, और स्लोप हो जाएगा माइनस ई अपॉन में आर टी, माइनस ई अपॉन आर टी, यानी नेगेटिव स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन पर नेगेटिव स्लोप है, तो डिक्रीजिंग टाइप होगा, और ये स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप आपका जो होगा वो कितना है, एम है, जिस जो लिखेंगे माइनस कितना है, माइनस ई अपॉन में क्या है आर, तो ये आपका क्या है, ये इसका ग्राफ आ जाता है, तो ये इसका ग्राफ आ जाता है। एक और चीज है, अगर हम देखें तो नेचुरल को नॉर्मल में बदल देंगे तो भी सेम ही रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, तो भी हम ग्राफ बना सकते हैं, चाहो तो आप बना सकते हो, तब भी ग्राफ ले लो। नेचुरल लॉग, अगर लॉग नेचुरल एक्स है उसको नॉर्मल लॉग में बदलना है, तो आगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा। तो ये लॉग नेचुरल के को क्या लिखेंगे लॉग के, और आगे लिख देंगे 2.303, यहाँ भी ऐसे ही है, लॉग नेचुरल ए को क्या लिख देंगे 2.303, और लॉग क्या हो जाएगा ए, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन को 2.303 से आप डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा जब डिवाइड करोगे तो यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसके अपॉन में 2.303 आ जाएगा, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसके हिसाब से भी बनाना है तो नॉर्मल भी लेंगे, तो अगर ये नॉर्मल लॉग हो तो लॉग ए, और ये क्या हो जाएगा लॉग के, तब स्लोप कितना आ जाएगा माइनस ई अपॉन में 2.303 आर आ जाएगा, तो ये आगे आपका ग्राफ आ जाएगा। तो कोई नहीं, ग्राफ तो हमने देख ही लिया, ग्राफ इसका ऐसे है। अब हम एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं, ठीक है, जिसपे न्यूमेरिकल होते हैं, यही फॉर्मूला चलेगा हमारा, ये रहा बना हुआ है फॉर्मूला, यहीं से देख लेते हैं कितना हो जाएगा, तो लॉग के इक्वल टू
कितना होगा माइनस EA अपॉन में 2.303 और 1/T प्लस log A। यही आ गया हमारा, ये हमारा फॉर्मूला। अब देखो इसको मैं 2 बार लिख दे रहा हूं, तो मान लो मैंने लिख दिया log K इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस EA अपॉन में 2.303 और 1/T प्लस log A प्लस log A। ये हो गया हमारा। तो हम अलग अलग टेम्परेचर, मान लो अरेनियस कांस्टेंट R और एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो कांस्टेंट होता है। देखो R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अरेनियस कांस्टेंट यानी अरेनियस फैक्टर भी कांस्टेंट होता है। और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती किसी रिएक्शन की, और एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, तो जब टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट K1, जब टेम्परेचर T2 हो गया तो रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा, तो जब टेम्परेचर T2 हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा। यही है। तो टेम्परेचर जब T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट K1, और टेम्परेचर T2 हुआ तो रेट कांस्टेंट K2 हो गया। टेम्परेचर बढ़ गया, T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि T1 से टेम्परेचर बढ़ के T2 हो गया, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो रेट कांस्टेंट भी K1 से रेट कांस्टेंट बढ़ के क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा, तो K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 इज ग्रेटर देन K1। अब देखो क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2, where T2 is greater than T1 and K2 is greater than K1। तब क्या हो जाएगा, अब माइनस कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, कर देते हैं माइनस। कितना हो जाएगा log K2 माइनस log K1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस EA अपॉन में 2.303 और 1/T2 प्लस log A माइनस, देखो इसमें से तो ये माइनस कर दिया log K2 माइनस log K1, LHS में LHS माइनस कर दिया log K2 माइनस log K1, RHS में से RHS माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस EA अपॉन में 2.303 और 1/T1 प्लस log A। कितना हो जाएगा, अब देखते हैं कितना हो जाएगा। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा, यहाँ प्लस है, ये आ गया। तो देखो log A और माइनस log A, प्लस log A और माइनस log A, अरेनियस कांस्टेंट कैंसिल हो गया, तो अरेनियस कांस्टेंट कैंसिल हो गया कैंसिल, प्लस है इसके बीच। log K2 माइनस log K1, तो log K2 माइनस log K1, तो ये हो जाता है log K2 बाय K1, log K2 बाय K1, ये हो गया। log A माइनस log B क्या होता है log A अपॉन B, और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, EA अपॉन में क्या हो जाएगा 2.303 R, और कितना आ जाएगा बेटा माइनस 1/T2 प्लस 1/T1, यही है, ये आपका आ गया। तो उस हिसाब से इसको आगे पीछे लिख लो, तो ये 1/T1 माइनस 1/T2, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वैसे तो ये टॉपिक कटा है, पता नहीं भगवान जाने इस बार देंगे नहीं देंगे, मैंने सिखा इसलिए दिया, नॉलेज भी है, और अगर गलती से दे दिया है तो टॉपिक काट के बैठ जाएंगे 10%, और ध्यान होगा नहीं, आ जाएगा, फिर कहेंगे हमने तो ये नहीं काटा था, क्योंकि इन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन तो किया नहीं, पर्टिकुलर टॉपिक को तो सिर्फ अरेनियस काट दिया है बस चैप्टर से। अब अरेनियस में क्या काट दिया है बता तो देते। ठीक है, तो log K2
बाय K1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, EA अपॉन में क्या होता है 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो देखो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 था, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 था, E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट। कई बुक में इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा T1 इंटू T2 और ऊपर आ जाएगा T2 माइनस T1। एक ही बात है, वैसे लिखो या ऐसे लिखो। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जिसपे क्या होते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हम अगली क्लास में कर लेंगे इस बार। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में करते हैं। यहाँ तक समझ आया बेटा सबको? हेलो बेटा, सबको समझ आया? यस सर। हेलो श्रेया, आ गया बेटा समझ? यस सर। पंकज बाबू, देखो ये टॉपिक कटा हुआ है पर मैं चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ रहा, क्योंकि सिर्फ उन्होंने इस चैप्टर से एरेनियस काटा था। अब एरेनियस में उन्होंने बताया नहीं क्या काटा है। ठीक है, तो मैंने इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ये 5-7% ही है चैप्टर का, है तो इम्पोर्टेंट पर 5-7% है, तो इसको पढ़ाने में कोई नहीं, एक क्लास ही एक्स्ट्रा लगनी थी, 1-1.5 क्लास 2 क्लास, इसलिए पढ़ा दिया मैंने। क्योंकि ये काट के भूल जाते हैं और कल को फिर दिक्कत भी होती है। तो काट के अगर ये भूल भी गए हैं, ठीक है, और ये दे देंगे तो कम से कम तुम्हारे नंबर तो नहीं जाएंगे, यानी 100 लाने वाले नंबर बच्चों के साथ तो कोई ट्रेजेडी नहीं होगी, सीबीएसई वाले नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पढ़ा भी दिया, और वैसे भी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसको अब मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा, इसमें न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है, एक कोलिजन थ्योरी रहती है, और जो है आपका जो है एक उसी में कोलिजन थ्योरी में मोलिकुलरिटी है, वही थ्योरी और मोलिकुलरिटी वो है, और बाकी तो मैंने इसमें सारा करा दिया, और इसमें न्यूमेरिकल है, बस यही है। तो 1-2 क्लास लगे चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो इसको आज क्लास एंड कर दे बेटा, किसी को कोई दिक्कत? मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब पे, फिर से देख लेना जिसको कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, एंड कर रहा हूँ क्लास।